गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा अशोक के धर्म प्रचार हेतु उपाय के बारे में, जिसमें अशोक ने किस तरह धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अपने अभिलेखों में किस प्रकार इन धर्म के प्रचार के उपाय लिखे और किस अभिलेखों शिलालेखों में किस तरह धर्म का प्रचार किया और किस तरह नियम बताए धर्म के लिए। आज हम लोग देखते हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि क्या है? उत्तर में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में मैसूर तक अशोक ने कई अभिलेख लिखे जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो कि वर्तमान में हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी या और भी कई भाषाएं जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और यह जो भाषा है कई भाषाओं की जननी मानी जाती है। कई भाषाएं की लिपियां इनसे ही विकसित हुई हैं, ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं, जिसमें हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं इनसे विकसित हुई है। और सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में, जो कि अंग्रेज़ों के अंतर्गत टकसाल जो जहाँ सिक्के बनाए जाते थे वहाँ के कर्मचारी थे। फिर आता है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि लगभग फारसी भाषा की तरह ही दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो कि वर्तमान में अगर उर्दू भाषा या फारसी भाषा भी देखें तो वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसी तरह खरोष्टी लिपि भी लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि को पढ़ने में यूनानी शासकों ने हिंद यूनानी शासकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और खरोष्टी लिपि को पढ़ने के बाद ही हमें पता चला कि दूसरी से प्रथम ईस्वी पूर्व में कई हिंद यूनानी शासकों के बारे में, हम के राज्य शासन प्रणाली के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद आता है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन को हम लोग देखते हैं तो चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन, तीसरा नगर शासन और चौथा ग्राम शासन। वर्तमान परिवेश में देखें, वर्तमान स्थिति में देखें तो भी चार भागों में ही शासन प्रणाली लगभग बटी हुई है, जिसमें केंद्रीय शासन है यानी केंद्र सरकार है, ग्रामीण प्रांतीय शासन है जिसमें राज्य सरकार है, तीसरा होता है नगर शासन जिसमें नगर निगम के मेयर कहे जाते हैं, या फिर अगर जहाँ नगर निगम की व्यवस्था नहीं है वहाँ नगर परिषद है, नगर परिषद नहीं है तो कलेक्टर या उपायुक्त तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। और चौथा होता है ग्राम प्रशासन यानी मुखिया। तो ये चार चीज़ें आज भी हैं और ये चार चीज़ें मौर्य प्रशासन में भी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वर्तमान में लोकतंत्र है और उस समय राजतंत्र था। पहले देखते हैं हम लोग केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन राजा इसमें महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय शासन में राजा सत्ता का केंद्र होता था और राजा निरंकुश नहीं होता था, यानी कि वो अपनी मनमानी नहीं करता था। उस पर मंत्री परिषद का अंकुश था, यानी अगर वो मनमानी करने की सोचता भी तो मंत्री परिषद के सदस्य उसे ऐसा करने से रोकते थे। चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, यानी चाणक्य जो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय मंत्री थे, उन्होंने 7 अंग बताए हैं जिसका अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। पहला है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना और सातवां मित्र। ये राज्य के प्रमुख अंग बताए गए हैं। मंत्री परिषद, इसमें 12 से 20 सदस्य 20 तक मंत्री होते थे, यानी मंत्री परिषद की संख्या में 12 से 20 मंत्री तक इसमें सदस्य होते थे। और प्रत्येक मंत्री को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था, यानी उस समय जो अभी हम लोग रुपया उस समय यहाँ के समय की मुद्रा है, उस समय पण मुद्रा के रूप में चलती थी और 12,000 पण उस समय वार्षिक वेतन मिलता था। उसके बाद आता है अमात्य मंडल। अमात्य मंडल जिसे तीर्थ कहा जाता है, केंद्रीय शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त थे, जिसे तीर्थ कहा जाता है। प्रत्येक तीर्थ यानी प्रत्येक विभाग, यानी हर जैसे आज स्वास्थ्य मंत्रालय है, राजस्व मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वैसे उन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। तो हर प्रत्येक तीर्थ का विभाग अध्यक्ष महामात्य या अमात्य कहलाता था। जैसे आज भी है, कई विभाग है जिसका जो अध्यक्ष होता है वो मंत्री ही होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ले लीजिए, रक्षा मंत्रालय ले लीजिए, गृह मंत्रालय ले लीजिए, तो उसका जो मुख्य होता है वो मंत्री ही होता है। और इन सब का जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री यानी राजा होता है। उस समय राजा था, अभी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री है। तो ये इसका उदाहरण माना जाता है। इसके बाद आता है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में अशोक के अभिलेख में 6 तरह के प्रांतीय शासन का प्रांतों का उल्लेख मिलता है, यानी कि प्रांतीय शासन को 6 भागों में बांटा गया था, यानी 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिसका उल्लेख हमें अशोक के अभिलेख में मिलता है। पहला है उदीच्य उत्तरापथ।
ये एक प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी तक्षशिला को बनाया गया था। दूसरा अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग, इसकी राजधानी तोशाली थी। चौथा दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णागिरी थी। और पांचवा था प्राच्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और प्रांतों के राज्यपाल को प्रायः कुमार ही कहा जाता था। यानी प्रांतों के जो राज्यपाल थे, यानी राजा के जो प्रतिनिधि थे, उन्हें कुमार कहा जाता था। इसके बाद आता है नगर शासन। नगर शासन के बारे में हमें मेगास्थनीज की इंडिका से ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार नगर शासन का प्रबंध 30 सदस्यों की एक समिति करती थी, जो 6 समितियों में विभक्त थी। यानी 30 लोगों का एक समूह था जो 6 समितियों में विभाजित किया गया था। नगर शासन को चलाने के लिए 6 तरह की समितियां बनी थी और हर समिति में 5-5 लोग शामिल थे। यानी टोटल 30 लोग थे जो 6 समितियों में 5-5 के रूप में विभक्त थे। तो ये 6 समितियां क्या थी? पहला था शिल्प कला समिति, यानी उस समय शिल्प कला, मूर्ति कला से संबंधित चीज़ें, वास्तुकला से संबंधित जो शिल्प कला के अंतर्गत आते हैं, इन सब से समिति एक बनाई गई थी जो इन सब पर निगरानी करती थी और इन सबको बढ़ावा देने का काम करती थी। दूसरा था वैदेशिक समिति, यानी विदेशों से आने जाने और विदेशों से व्यापार से संबंधित सब चीज़ों को वैदेशिक समिति देखती थी। तीसरा जनसंख्या समिति थी। चौथा वाणिज्य व्यवसाय समिति थी, यानी व्यवसाय किस तरह चलेगा, वाणिज्य किस तरह होगा, उस सब के बारे में समिति देखती थी। पांचवा वस्तु निरीक्षक समिति, आपकी क्वालिटी वस्तु की कैसी है, आप खराब क्वालिटी की सामान तो नहीं दे रहे हैं, खराब क्वालिटी के सामान तो नहीं बेच रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वस्तु निरीक्षक समिति थी। और छठा था कर समिति, यानी टैक्स लेना है समितियों को बाकी जो लोगों से था टैक्स कैसे लेना है या टैक्स कैसे उन लोगों से कैसे वसूल करना है, ये सब चीज़ों के बारे में कर समिति देखती थी। इसके बाद आता है ग्राम शासन। ग्राम शासन में वर्तमान समय में ग्राम का जो प्रधान होता है उसको मुखिया कहा जाता है और उस समय ग्राम प्रशासन में मुखिया को ग्रामीणी या ग्रामिक कहा जाता था। यानी सिर्फ नाम का अंतर है, काम वही होता था। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी भोजक होता था जो नगर शासन का एक प्रतिनिधि के रूप में भोजक काम करता था। जो काम करता था प्रशासनिक अधिकारी, उसको भोजक कहा जाता था। यानी ग्रामिक या ग्रामीणी के शासन पर यानी काम करने पर भोजक नाम का व्यक्ति सुपरवाइजर का काम करता था। यही ग्राम शासन था। इसके बाद आता है छः सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था 6 भागों में बटी हुई थी। तत्कालीन समय में सबसे मजबूत सेना मौर्य प्रशासन की थी। मौर्यों की सबसे मजबूत सेना थी, मगध साम्राज्य की थी और ये 6 भागों में बटी हुई थी, जिसमें पैदल सेना यानी पैदल चलने वाली सेना, अश्व सेना यानी घोड़ों पर चलने वाली सेना, हाथी सेना जो कि मगध शासन के अलावा उस समय तत्कालीन 16 महाजनपदों में सिर्फ मगध प्रशासन के पास मगध राज्य में ही हाथी की सेना थी और किसी राज्य में नहीं थी। रथ सेना, नौसेना यानी पानी में भी युद्ध करने की क्षमता नौसेना उस समय मगध शासक के पास थी। सैन्य यातायात विभाग यानी सैनिकों का यातायात कैसे सैनिक युद्ध के समय या यातायात करेंगे, आना जाना करेंगे, आवागमन करेंगे, उस संबंधित विभाग था सैन्य यातायात विभाग। तो इन सब चीज़ों के कारण मौर्य प्रशासन की सेना सबसे मजबूत थी, जिसने पूरे भारत और विदेशों में भी अपना आधिपत्य जमाया। इसके अलावा राजा जो होता था वो सैन्य प्रशासन का सभी 6 सेनाओं का कमांडर चीफ होता था। जो वर्तमान समय में अगर लोकतंत्र में बात करें तो भारत की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, जो कि राजतंत्र में मौर्य प्रशासन में राजा होता था। न्यायालय, हर जगह न्यायालय होता, उस न्याय पाने के लिए कोई ना कोई जगह होती है, तो उस राजतंत्र में राजा ही न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वर्तमान समय में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस तरह के कोर्टे हैं जहाँ जो न्याय यहाँ न्यायालय में यहाँ हम अपनी समस्या समझाते हैं। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकारी के रूप में राजा रहता था। उसके अलावा राजा से नीचे दो तरह के न्यायालय आते थे, जिसमें एक धर्मस्थीय न्यायालय, यहाँ ये दीवानी न्यायालय थे, इसमें राजस्व संबंधी मामले आते थे, टैक्स वगैरह राजस्व से संबंधी मामले धर्मस्थीय न्यायालय में जाते थे। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय, इस न्यायालय में मारपीट झगड़े वाले फौजदारी मामले आते थे। आज भी इस तरह की चीज़ें हैं।
तो फिर आता है गुप्तचर व्यवस्था। एक सुव्यवस्थित राज्य शासन को चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुप्तचरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उस समय मौर्य शासन में भी गुप्तचरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पहला आता है संस्था। जैसे आज भी देखिए कई CBI है, CID और कई सारे गुप्तचर व्यवस्था हैं, जिसमें आपका रॉ है, अमेरिका का CIA है, पाकिस्तान का AIC और कई भी सारे चीज़ ऐसे हैं। तो ये गुप्तचर व्यवस्था दो तरीक़ा से विभाजित है। एक संस्था यानी कि एक ऑफिस था, पर्टिकुलर ऑफिस में बैठकर लोग अपना काम करते थे, और दूसरा संचार, यानी वो छद्म भेष बना के, भेष बदल के बहुरूपिये के रूप में अपना भेष को बदल कर जगह जगह भ्रमण करते थे और जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाते थे। ये दो व्यवस्थाएं थी जो वर्तमान समय में भी कार्य करती हैं। तीसरा उसके बाद आता है राजस्व। राजस्व प्रणाली क्या थी, यानी टैक्स की प्रणाली क्या थी। तो भूमि कर का उपज, जो भूमि कर होता था वो उपज का छठा या चौथा भाग लिया जाता था। यानी अलग अलग तरीके से कभी छठा भाग लिया जाता था तो कहीं चौथा भाग लिया जाता था। दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय को दुर्ग कहा जाता था। नगर से जो आय होती थी उसे दुर्ग कहा जाता था। यहाँ थोड़ा सा भेद होता है। दुर्ग दो प्रकार का माना गया है। पहला दुर्ग होता है जो किला के रूप में माना जाता है, जो भवन होता है, और दूसरा टैक्स के रूप में जो नगरों से प्राप्त आय थी उसको दुर्ग कहा जाता है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तीसरा राष्ट्र, जनपद की आय को राष्ट्र कहा जाता था। यानी जनपदों से जो आय होगी उसे राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्र भी दो भाग हो गया, एक राष्ट्र यानी देश और दूसरा जनपदों से प्राप्त आय। सेतु, फूल और खेत से प्राप्त आय को सेतु कहा जाता था। सेतु का दूसरा अर्थ होता है पुल, यानी दो नदियों पे या समुद्र पे जो आज हम लोग पुल देखते हैं उसको भी सेतु कहा जाता है। संस्कृत में, हिंदी की शुद्ध हिंदी में भी सेतु कहा जाता है। तो सेतु एक ये हो गया, और दूसरा फूल और खेत से प्राप्त आय को सेतु कहा जाता था। और चौथा है ब्रज, मवेशियों से प्राप्त आय को ब्रज कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें थे मौर्य शासन में। आज हम लोगों ने देखा मौर्य शासन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।